पीवाईक्यू का क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों का ज्योग्राफी का। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, इसका क्या प्रॉफिट मिलने वाला है ये आपको एग्जाम के समय पता चलेगा कि हम अगर 2-3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन को अगर अच्छे ढंग से कर लिए होंगे तो हमारे कितना परसेंट क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में आएगा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप पिछले 3 साल का पेपर को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, यानी 2020 का नहीं, सॉरी, हमारा 2022, 23 और 24 का अगर 3 साल का पेपर को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका यूं ही 30% मार्क्स मिल जाएगी। यूं ही कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको 30% मार्क्स यूं ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मैं आप लोगों को 2 साल का पेपर रगड़ की तैयारी करवा रहा हूं, याद रखना है। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो 2024 का डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी का। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं ये आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं जो सब्जेक्ट आप लोग कमेंट करेंगे मैं वही सब्जेक्ट आप लोगों को अगला वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग जैसे ही 2024 का सारा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगी सारा सब्जेक्ट का, फिर हम लोग पकड़ेंगे क्या 2023 का सारा क्वेश्चन को लेंगे। याद रखिए 2023 में जितना सारा एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन को लेंगे। फिर हम लोग जब हमारा पूरा 2023 कंप्लीट हो जाएगी, 2024 कंप्लीट हो जाएगा, फिर से हम लोग बैकअप आएंगे। अब बैकअप में हम लोग पीवाई क्यों नहीं करेंगे, याद रखिएगा बैकअप में हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा बैकअप में हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन को देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, ठीक, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि सर जिस तरह से पीवाईक्यू बता रहे हैं इस तरह से मॉडल पेपर भी बताएं? तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में, प्यारे बंदे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। तो चलिए गाइस पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक आखिर लिखने वाला कौन है। मेरे दोस्तों अगर हम लोग पता होगा तो हम लोग तुरंत इसका आंसर करके दौड़ कर घर आ जाएंगे, लेकिन अगर हम लोगों को पता ही ना रहे तो फिर इसका आंसर हम लोग सही कैसे करेंगे। तो याद रखिए जो एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक है ना मेरे भाई, ये एक भूगोलवेत्ता ने लिखा था। किसने लिखा था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजल ने। किसने लिखा था मेरे भाई, तो बताएंगे सर फ्रेडरिक रेटजल ने। इससे हमें अंदाजा लग जाएगी कि आखिर हमारा क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। अगर अच्छा लगे ना मेरे दोस्तों तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा भाई। देखिए ये कितना साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देखिए। एक बार थोड़ा सा मैं जूम कर देता भाई, एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। एक बार देखिए अच्छी तरह से आप लोग भी देखिए क्वेश्चन है कि प्रति 1000 व्यक्ति यानी 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहते हैं। यानी मेरे भाई अगर मैं बात करूं 1000 व्यक्ति है और 1000 व्यक्ति में कुछ व्यक्ति मर गए, 1 साल के बाद हमें ये डाटा का पता चला कि 1000 व्यक्ति में 200 मर गए, 100 मर गए, कुछ भी व्यक्ति मर गए, तो वैसे जगह को, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे। तो बताएंगे सर अशोधित मृत्यु दर। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या बोलेंगे, अशोधित मृत्यु दर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है मेरे दोस्तों, क्या ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। मेरे दोस्तों जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ना उसमें बताया था कि जहां भी सघन जनसंख्या होगी ना मेरे दोस्तों वहां पे क्या जाता है हमारा गहन कृषि। क्या मेरे भाई, गहन कृषि, याद रखना है गहन कृषि। मैंने आप लोगों को चिल्ला के बताया था कि जहां पे आपको दिखे, याद रखिएगा सघन जनसंख्या, वहां पे हम लोग करेंगे गहन कृषि। आखिर बात करते हैं कि हमारा ऑप्शन में गहन कृषि है या नहीं। मेरे दोस्तों बिल्कुल है, गहन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जिस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करवाएं इसी तरह से सब्जेक्टिव का भी डिस्कस करवाएं, तो मेरे दोस्तों एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। मेरे एक एक सांस आप लोगों के लिए दौड़ रही है, आप लोग है तो मैं हूं, मैं नहीं हूं तो सोच लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वोत्तम किस्म का है। सबसे पहले कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि 4 प्रकार के कोयले का नाम लिखें, 2 मार्क्स का आता है। तो बताएंगे सर एंथ्रोसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है तो एंथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एंथ्रोसाइट सबसे अच्छा कोयला है सर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, नजर दौड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे भाई, मैंने आप लोगों को चिल्ला के बताया था कि घास का मैदान 100% में एक क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा। कोई ऐसा साल ना है जहां पे ये क्वेश्चन आए।
मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। लगभग 9 देश का जो घास का मैदान है 3 सेकंड में आप याद कर सकते हैं। हाँ सच कह रहा हूं, इतना बेटर तरीके से मैंने ट्रिक बनाया है, तो वो भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से बताइएगा। तो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, कहां पे पंपास की घास के मैदान पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर, याद रखें दक्षिणी अमेरिका में। कहां मेरे भाई? दक्षिणी अमेरिका में। इसको याद रखना। कहां मेरे शेर शेरनियों? दक्षिणी अमेरिका। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और ये सारा जितना क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं मेरे भाई, जो अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं वहां पे आप लोगों को जबरदस्त तरीके से मैंने सारा क्वेश्चन को डाल रखा है। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे पहले तो बंदा को पता होना चाहिए कि सर विनिर्माण एक्चुअली है क्या। मेरे दोस्तों विनिर्माण उससे कहते हैं जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, उससे हम लोग विनिर्माण कहते हैं। तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई की अगर मैं बात करूं वो हमारा हो जाएगा रे दादा, अगर कहल जाए कुटीर उद्योग। दादा कुटीर उद्योग ककरा कहले पता हो दादा? कुटीर उद्योग अकरा हम कहबे जेटा छोटा छोटा उद्योग, जैसन अगरबत्ती के उद्योग, जैसन साबुन के उद्योग, जैसन हम कहबे दादा बिस्किट के उद्योग, ये सब कहल जाए छोटा छोटा उद्योग। याद रखिया ना भूलिया दादा, तो होने के पेपर में ऐसे प्रश्न तो रे भाई। अगला क्वेश्चन का हलो रे भाई, अगला क्वेश्चन तहनी से करल गलो कि बताओ रे दादा वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण नहीं होता है। देखिए मेरे भाई कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा गया, इतना मस्त क्वेश्चन है कि वो क्रियाकलाप बताइए। 3-4 क्रियाकलाप था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी और फोर्थ। याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा वो क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण नहीं होता। मतलब एक बार अगर हम बिस्किट बना लिए, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, एक बार अगर हम बिस्किट बना लिए और इस बिस्किट से हम कुछ भी बना नहीं सकते हैं, वो कौन सा क्रियाकलाप है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा वैसे क्रियाकलाप को हम लोग बोलते हैं तृतीय क्रियाकलाप। क्या कहेंगे मेरे भाई? तृतीय क्रियाकलाप। जैसे व्यापार, याद रखिए, जैसे क्या हो जाएगी? व्यापार, याद रखना है। जैसे परिवहन, परिवहन एक बार अगर हम लोग बना लिए तो दूसरा बार नहीं बना सकते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पर्यटन उदाहरण है। जो हम लोग पर्यटन, अभी हम लोग का पर्यटन का मौसम ही चल रहा है, यस या नो भाई? तो हम लोग अभी पर्यटन का मौसम ही चल रहा है या नहीं भाई? सब बंदा कहेंगे सर बिल्कुल पर्यटन का मौसम चल रहा है। तो पर्यटन में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप आती है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप, सॉरी हमारा जो पर्यटन है, पर्यटन, या तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं पर्यटन। देखिए मेरे भाई पर्यटन हमारा आता है तृतीय क्रियाकलाप में। किसमें आता है? तृतीय क्रियाकलाप में आती है। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है। अच्छा मेरे दोस्तों नेशनल, याद रखिएगा। क्या मेरे शेर हो, थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे भाई। नेशनल हाईवे यानी NH44 किसको किसके साथ जोड़ती है? NH44 किसको किसके साथ जोड़ती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा हमारा जोड़ता किसे? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। याद रखिएगा, यानी हमारा श्रीनगर यहाँ है, कन्याकुमारी से साथ जोड़ती है हमारे भारत का मैप में। मतलब बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आ रही है मेरे दोस्तों, उसको आप लोग कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? स्वेज नहर किनको किनके साथ जोड़ती है? और जब 2023 और 2024 का पेपर देखेंगे ना मेरे भाई, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगी कि सर मेरे पूरा साल भर जो आपने पढ़ाया सर फाउंडेशन कोर्स में, इतना बेटर तरीके से समझाएं सर। अब हमें मुझे यकीन होता है, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि सर फाउंडेशन कोर्स से हमें क्या फायदा मिली थी। इसलिए मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों का आने वाला जो जनरेशन है, जो क्लास 10 में है, क्लास 11 में, जब हमारा क्लास स्टार्ट होती है ना 1 अप्रैल से, उसी समय कहेंगे कि मात्र 399 रुपया में आप मिसाइल क्लासेस को जुड़ जाइए। पूरा 12 महीना रगड़ के तैयारी कराएंगे, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम पे। पहले चैप्टर को समझाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर सब्जेक्टिव बताएंगे। इतना सारा कंटेंट कौन बताता है 399 रुपया में भाई? सोचिए, ठीक है? स्वेज नहर के बाद आते हैं सर, स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है भाई, स्वेज नहर उसको किसके साथ जोड़ती है? तो बताएंगे सर भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अप्रैल से हमारा क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो जो भी आपका घर में है बंदा वगैरह जो अभी क्लास 11 में है, तो उनको जरूर इनवाइट कीजिएगा भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा हमें कौन सा देश ने दिया है? उनका नाम तो हमें पहले पता होना चाहिए, अमेरिका। याद रखना है मेरे भाई। तो भारत में कब हुआ है? तो 1995 में। भारत में
कब हुई है? तो बताएंगे सर हमारा 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जरूर बताएंगे। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? आपको बताना है। 4 शहर है भाई। रांची तो प्राचीन शहर नहीं है भाई, सबसे पहला बात। क्यों? क्योंकि रांची बहुत ही बाद में इसका निर्माण हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, दुर्गापुर का भी बहुत ही बाद में निर्माण हुआ है। अब 2 ऑप्शन हमारा बच गया सर, पटना और मुंबई। मेरे दोस्तों जो हमारा पटना है ना भाई, ये बहुत ही प्राचीन नगर है, बहुत ही पुराना नगर है, जिसे कभी पहले हम लोग याद रखिएगा मगध काल में, मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। याद रखिएगा भाई, सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है, सेमेस्टर में भी जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। चाय के उत्पादक प्रदेश से आपको बताना है, जो चाय है ना मेरे दादा, चाय जो है कहाँ उगल जाए, चाय का उत्पादक देश कौन सा भाई, मतलब कौन सा जगह में चाय का उत्पादन होता है? दार्जिलिंग, सिंपल सा भाई। क्या हो जाएगी? दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं सर, शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? शुष्क मतलब मेरे दोस्तों हल्का हल्का मिट्टी जो है भीगा हुआ रहेगा, हल्का हल्का मिट्टी मेरे दोस्तों क्या होगी? भीगा हुआ रहेगा। ऐसे मिट्टी में किसका उत्पादन होती है? बोलिए ना भाई। अरे बजरा का भाई, भूल जाते हैं, पढ़ाए भाई बजरा के बारे में। और गन्ना, गेहूं, चावल, कपास, ये चार गेहूं, गन्ना, कपास और चावल, 4 में से एक क्वेश्चन आएगा आपके 5 मार्क्स का, जो कहेंगे कि चावल के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। यानी चावल की खेती करने के लिए कितने टेम्परेचर हमें वर्षा चाहिए, कितना मिट्टी सूखी होनी चाहिए, कितना भीगी होनी चाहिए, A to Z आपसे पूछेगी मेरे दोस्तों। इसलिए 5 मार्क्स को अपने मुट्ठी में करके रखेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को इस बार, क्योंकि ये मौका चला जाए तो दोबारा फिर हमारे पास क्लास 12 का एग्जाम आने वाला नहीं है। इसलिए सर झुका के पढ़ लीजिए। अभी अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं। क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? जल विकास कार्यक्रम, ये भी क्वेश्चन जब प्री बोर्ड के एग्जाम हुए थे मेरे भाई 2000, अगर मैं बात करूं हम लोग का 2024 में या 2023 में, सॉरी, उस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना, तो बताएंगे सर हरियाली परियोजना। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा हरियाली परियोजना। नीरू मीरू का संबंध कौन सा राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। कहा मेरे भाई? नीरू और मीरू, नीरू और मीरू, याद है। नीरू मतलब होता जल, मीरू मतलब हम, जल है हम है, हम नहीं जल नहीं, यानी मेरे दोस्तों हम दोनों क्या है? एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरा है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत के किस राज्य में नोवामुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे नोवामुंडी और गुआ जो हमारा 2 है भाई, नोवामुंडी और गुआ जो है खदान स्थित है? वो बताएंगे सर हमारा। नोवामुंडी तो हमें पता है सर, ये हमारा प्यारा सा झारखंड में स्थित है। कहा मेरे दोस्तों? प्यारा सा झारखंड में स्थित है, मतलब बोल सकता हूं सर, याद रखिएगा झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हिजरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है भाई। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होगी ना जो आपको चकरा देगी, चकराएंगे नहीं, जो अगर आप लोगों ने कभी जीवन में अगर सही तरीके से क्लास को स्टडी किए हैं ना, जो खास करके जब भी चैप्टर को टीचर्स समझाते हैं ना, उस समय अगर ध्यान पूर्वक पढ़े होंगे ना मेरे भाई, यकीन मानिए एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी आपसे। इसलिए बार बार कहता था कि पहले पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है गैस पाइपलाइन से। किससे संबंधित है मेरे भाई? गैस पाइपलाइन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पाइए दादा। अगला क्वेश्चन पूछा गया रे भाई तो होने से, किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना हुई है? सबसे पहला एक क्वेश्चन आती है कि बोकारो स्टील प्लांट कौन सा राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट। आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित होगी। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये जो बनाया गया था ना सोवियत संघ के द्वारा। किसका मेरे भाई? सोवियत संघ। जब हमारे बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुई थी ना मेरे भाई, उस समय 4 स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। नाम सुन लीजिएगा, भिलाई स्टील प्लांट, एक का नाम है भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट ये पश्चिम बंगाल में है, और हमारा बोकारो स्टील प्लांट ये हमारा झारखंड में। 4 स्टील प्लांट का नाम याद रखिएगा। हर एग्जाम में मैंने लगभग 5 साल से देख रहे हैं, चारों में से एक का नाम पूछ लिया जाता है। याद रखिए, फिर से सुनिए, राउरकेला स्टील प्लांट हमारा उड़ीसा में है,
बोकारो स्टील प्लांट, यह झारखंड में है। इसके बाद हमारा आता है भिलाई स्टील प्लांट जो हमारा छत्तीसगढ़ में है, और एक आता है सर दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा चारों प्लांट का। दादा रे ना भूलिया तो नहीं, एक मार्क्स काट जी तो रे भाई, याद रखिया तो नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तो हनी से पूछल गए रे भाई, कहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है ना मेरे भाई, कौन से शहर को कहा जाता है? मेरे दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। अब कोई स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर पगला गए हैं क्या? नहीं भाई, हम नहीं पगलाए हैं। रात का 12:10 हो रही है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं मेरे दोस्तों। अब सोचेंगे कि सर तो ये कहां है? अहमदाबाद, ये कहां है? ये कहां है बताइए मेरे दोस्तों? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। बुझली कि ना बुझली रे, समझ में लो ना दादा। फिर से सुनिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर ला गई, बुझली? अब ना भूलिया तो नहीं। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, नहीं भूल भी ना रे भाई। हम आशा कर रहे हो तो हने बड़े बेस्ट तरीके से समझाई हमारे बतवा। अगला क्वेश्चन कर लो रे भाई, तो हनी से पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के आदिवास पाए जाते हैं? मेरे दोस्तों जहां पर्वत होते हैं ना, वो सीढ़ी नुमा देखने को मिलता है। इसी तरह से मिलते हैं हमारे पहाड़ी, तो सीढ़ी नुमा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? हमारा बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा नदी के किनारे, तो रेखांकित, याद रखना। नदी के किनारे क्या हो जाएगी मेरे भाई? रेखांकित। झील के किनारे क्या हो जाएगी मेरे भाई? रेखांकित। याद रखना है, भूलना नहीं है भाई, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है, ठीक है ना। क्योंकि माँ बाप ने एकदम खून पसीना बहाया है भाई हमारे कॉपी किताब को खरीदने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। विभिन्न आयु समूह में लोग की संख्या को क्या कहते हैं? विभिन्न आयु समूह, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अलग अलग आयु है, अलग अलग आयु नहीं, किसी का 40 साल हो रहा है, किसी का 50 साल हो रहा है, सबका अलग अलग भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग एक स्किप कर दिया क्या भाई? एक क्वेश्चन लग रहा है कि स्किप हो गया है, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई। स्किप नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लग रहा है स्किप हो गया। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया। देखिए मेरे भाई, भारत में कितने राज्य है भाई? तो सभी को पता 28 राज्य। चलिए सर, इसकी छोड़ना नहीं है भाई, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। माँ बाप ने बहुत कष्ट किया है मेरे दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि एक समूह है जहां पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सबका उम्र अलग अलग भाई। सबका उम्र क्या है मेरे भाई? सबका उम्र क्या है? अलग अलग है। ऐसे जगह को क्या कहते हैं? आयु संगठन। याद रखेगा क्या कहते हैं मेरे भाई? एज कॉम्पोजिशन। एज कॉम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर छूटना नहीं चाहिए भाई। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मेरे भाई, ये मैंने आप लोग जब पढ़ा रहा था ना पॉलिटिकल साइंस, वहां पे मैंने बताया था कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, सार्क का मुख्यालय हमारा काठमांडू में है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर मैंने बताया था कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसी समय जब बताते बताते मेरे दोस्तों मेरे बात जब ओपेक में आई, तो ओपेक की भी मैंने बताया था कि ओपेक का जो मुख्यालय है, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। वियना, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, मत भूलिए दादा, ठीक है ना। चलिए सर आइए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण बताइए। मेरे भाई, गैर परंपरागत ऊर्जा का आपसे उदाहरण पूछा जा रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण बताइए। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा उससे कहते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। ए मेरे भाई, गैर परंपरागत ऊर्जा किससे कहते हैं सर? जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे हमारा सौर ऊर्जा, वो हम लोग हल्ला कर रहे हैं भाई, है ना, हम लोग हल्ला कर रहे हैं, हमेशा हल्ला करते रहेंगे जब तक धरती बची रहेगी। पवन ऊर्जा हमेशा, याद रखेगा, पवन चल रही है भाई। जैव ऊर्जा, जो जैव हम लोग ऊर्जा मिल रही है, मतलब मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर डी। याद रखेगा, परंपरागत ऊर्जा उसे कहते हैं जो समाप्त हो जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, और गैर परंपरागत ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। सर आइए सर बात करते हैं 25 में। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रमुख स्रोत क्या है? ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, हमारा ध्वनि प्रदूषण जो हो रही है ना भाई, वो क्यों हो रहा है? मोटर वाहन से, उद्योग से, लाउड स्पीकर से, या मेरे दोस्तों किससे हो रहा है बताइएगा। आप लोग भी बताइएगा तो मजा आ जाएगा मेरे भाई, या इनमें से सभी? तो बताएंगे सर। याद रखेगा, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल इनमें से सभी। मेरे दोस्तों यहां तक मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया, ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है यानी। इससे आपको अंदाजा लग जाएगी मेरे भाई कि 2024 के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन है। इससे आपको ना बहुत ही ताकत मिलेगी, है ना भाई। इससे मैं एग्जाम से पहले एक दिन क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2024 का मैं दिखाया,
अब देखिए मेरे भाई 2024 का देखने के बाद हमें जहां तक लगता है कि अब हम लोगों को 2023 का भी देखना चाहिए, लेकिन 2023 से देखने से पहले हमें लग रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्टिव होना चाहिए। देखिए मेरे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना इसका 2024 का अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अटपटांग दिया है। जैसे दिया है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, साक्षरता शब्द की परिभाषा दे, यानी पढ़ा लिखा लोग किससे कहते हैं, ये पूछा गया। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं, ऋतु प्रवास नहीं, यहाँ पे अगर मान के चलिए बारिश हो रही है तो लोग यहाँ पे रहेंगे, 6 महीना तक बारिश रहेगी तो लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, तो ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, ये सब क्वेश्चन एक एक मार्क्स का आता है। किसी एक लौह और इस्पात उद्योग का नाम बताएं। और 3 मार्क्स का अगर मैं पूछूं ना तो बहुत मजेदार है भाई। रेल परिवहन के 3 लाभ बताएं, सड़क परिवहन के 3 लाभ बताएं, जल परिवहन के 3 लाभ बताएं। याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों के सुझाव दीजिए। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता को उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में भौम जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखे। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में कृषि की विशेषता का वर्णन करें। भारत में कृषि, जो किसान भाई एग्रीकल्चर जो करते हैं उसका क्या क्या क्वालिटी है। इसके बाद है, भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण आदिवासियों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या करें। फिर है प्रवास के किन्हीं 3 आकर्षक कारकों का उल्लेख करें। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता बताएं। इसके बाद हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है तो खतरनाक है भाई, लेकिन एक मैप दिया है, पाकिस्तान, मास्को, श्रीलंका, राजस्थान, जो आप प्रशांत महासागर, ये दर्शाना है, 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं क्लास अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। बहुत ही धीरे बताया हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बहुत फास्ट चलते हैं। लव यू स्टूडेंट, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। आप मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।